हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के अध्याय 4 के जंतु जगत में हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। ठीक है, इन 4 वर्गों का अध्ययन आज हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने साइक्लोस्टोमेटा और फिशेस अर्थात मछलियों के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, उनके प्रमुख लक्षण क्या है और उनका उदाहरण देखा था। तो आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला जो वर्ग है एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया वर्ग को स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया एम्फीबिया को उभयचर कहते हैं। ठीक है, वर्ग एम्फीबिया में जो भी जंतु आते हैं वे जंतु जल और स्थल दोनों स्थानों पर रहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने मछली को स्टडी किया था और साइक्लोस्टोमेट को। वो दोनों कैसे जीव हैं? वो दोनों ऐसे जीव हैं जो जल में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम एम्फीबिया की बात करते हैं या उभयचर की बात करते हैं तो ये जीव, ये जंतु कहाँ पे रहते हैं? जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। ठीक है, दोनों स्थानों पर ये रह सकते हैं। इसीलिए इनका जो नाम है वो एम्फीबिया रखा गया है या उभयचर रखा गया है। उभय का मतलब होता है दोनों, ठीक है, या दो। तो ये कैसे होते हैं? उभयचर होते हैं। कहाँ पे रह सकते हैं? जल में भी रह सकते हैं, तो जलीय होते हैं, और स्थल, जल और स्थल दोनों स्थानों पे रह सकते हैं। जल तथा स्थल दोनों स्थानों पे ये रह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, मैं पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ। मेढक, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मेढक। इस वर्ग में कौन सा जंतु आता है? मेढक। ठीक है, तो सभी ने मेढक देखा है, हमेशा आपके घर के आसपास कूदता फादता दिख जाता है। ठीक है, तो जो मेढक होता है इसकी जो त्वचा होती है वह कैसी होती है? चिपचिपी होती है। क्यों चिपचिपी होती है? क्योंकि इसके उस शरीर के ऊपर, त्वचा के ऊपर श्लेष्म का आवरण होता है। किसका आवरण होता है? श्लेष्म का आवरण होता है। तो त्वचा कैसा हो सकता है? त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। कौन सी ग्रंथि? श्लेष्म ग्रंथि या विष ग्रंथि भी उपस्थित हो सकती हैं। श्लेष्म तथा विष ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, दोनों प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं त्वचा में। मेढक के अलावा आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ा ही भद्दा सा मेढक दिखता है। ठीक है, जिसकी त्वचा बहुत खुरदुरी दिखती है और भद्दी दिखती है, जिसको टोड कहते हैं। क्या कहते हैं? टोड। टोड। ठीक है, देखिए जो मेढक होता है इसका नाम क्या है? राना टिग्रीना, जिसको ग्रीन फ्रॉग भी कहते हैं। और ये टोड होता है, टोड को हम लोग ब्यूफो कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? ब्यूफो, और इसका राना टिग्रीना। मेढक को ग्रीन फ्रॉग कहते हैं। तो मेढक की त्वचा चिपचिपी होती है क्योंकि इसके त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। लेकिन जो टोड होता है, टोड की त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां नहीं होती हैं, तो उसकी त्वचा खुरदरी होती है। लेकिन वहाँ पे क्या पाया जाता है? वहाँ पर विष ग्रंथियां होती हैं, तो उसकी त्वचा में विष होता है या विष ग्रंथियां होती हैं जो विष का स्रावण करती हैं। मेढक देखिए मेढक में श्वसन की बात करते हैं तो मेढक में श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वसन, मेढक में श्वसन क्लोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्लोम के द्वारा। फेफड़े के द्वारा होता है तथा त्वचा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्लोम के द्वारा, फेफड़े के द्वारा और त्वचा के द्वारा। तो जब मेढक क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था में रहता है। किस अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में रहता है। तो
या लार्वा स्टेज में रहता है, ठीक है। किस स्टेज में? लार्वल स्टेज में। तो वहाँ पे लार्वल स्टेज में जो श्वसन होता है वह क्लोम के द्वारा होता है, ठीक है। जब मेढक लार्वा के रूप में रहता है उस समय किसके द्वारा श्वसन होता है? क्लोम के द्वारा। और मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? भेंक शिशु कहते हैं। क्या कहते हैं? भेंक शिशु कहा जाता है या टैडपोल लार्वा कहा जाता है, टैडपोल लार्वा कहते हैं, ठीक है। और जब मेढक वयस्क हो जाता है तो उसमें श्वसन अंग फेफड़े विकसित हो जाते हैं, तो वह फेफड़े के द्वारा क्या करता है? श्वसन करता है। और त्वचा भी श्वसन में सहायता करती है, त्वचा के द्वारा भी मेढक श्वसन करता है या सांस लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेता है। नेक्स्ट देखिए, मेढक की जो खोपड़ी होती है या करोटी जिसको कहते हैं, मेढक की करोटी या जो खोपड़ी होती है यह डाइकोंडाइलिक होती है। कैसी होती है? डाइकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक होती है। देखिए, डाई का मतलब होता है दो, कोंडाइलिक का मतलब होता है गड्ढे। तो खोपड़ी में जहाँ पे कशेरुक दंड फिट होता है, मान लीजिए कि यह खोपड़ी है, ठीक है, और इस खोपड़ी में क्या फिट होने वाला है? ये नीचे से कशेरुक दंड फिट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं। इन गड्ढों को ऑक्सीपिटल कंडाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीपिटल कोंडाइल, ठीक है। ये क्या है? ऑक्सीपिटल कंडाइल। तो अगर खोपड़ी में दो गड्ढे होते हैं, दो ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है, कितना? दो होता है, तो हम कहते हैं करोटी या खोपड़ी कैसी है? डाइकोंडाइलिक होती है। और मेढक की खोपड़ी कैसी होती है? डाइकोंडाइलिक होती है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो हृदय होता है, मेढक का हृदय, मेढक के हृदय में 3 वेश्म होते हैं। ये त्रिवेश्मी होता है। कैसा होता है? त्रिवेश्मी। 3 चैम्बर होते हैं। मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं या 3 चैम्बर। इसमें देखिए 2 अलिंद होते हैं, 2 क्या होते हैं? अलिंद होते हैं, और 1 निलय होता है। एक क्या होता है? निलय होता है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये क्या है? मेढक का हृदय है। तो यहाँ पे इसमें ऊपरी वाला जो कोष्ठक है, ठीक है, इसमें कितने अलिंद रहेंगे? 2। ये दो क्या हैं? ये दोनों अलिंद होते हैं। और नीचे वाला जो एक कोष्ठक होता है वह क्या होता है? निलय होता है, ठीक है। क्या होता है? निलय। तो उभयचर के जितने भी जंतु होते हैं उनका हृदय कैसा होता है? त्रिवेश्मी होता है, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण यहाँ पर एक और पॉइंट है कि यहाँ पर जो आरबीसी होता है, जिसको लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, यह केंद्रक युक्त होती हैं, अर्थात इनमें केंद्रक पाया जाता है। समझ में? आरबीसी कैसा होता है? केंद्रक युक्त होता है, केंद्रक युक्त होता है। तो यहाँ पे आरबीसी में लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। क्या होगा? केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये मेढक एक लिंगी होते हैं। मेढक कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। और यहाँ पर जो निषेचन होता है, निषेचन बाह्य होता है, शरीर के अंदर नहीं होता है। निषेचन क्या होता है? शरीर के बाहर होता है। तो इसलिए कहते हैं निषेचन क्या होता है? बाह्य होता है, ठीक है। समझ में आया? निषेचन कैसा होगा? बाह्य मीन्स बाहर जो फीमेल है वो अंडे देगी और उसके ऊपर क्या होता है? जो मेल है वो अपने शुक्राणुओं को मुक्त कर देता है, जिससे अंडे क्या होते हैं? निषेचित हो जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, श्वसन क्या होता है, क्लोम के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, त्वचा के द्वारा, और जो करोटी होती है डाइकोंडाइलिक होती है, ठीक है। हृदय कैसा होता है, त्रिवेशमी होता है। आरबीसी केंद्रक युक्त होता है। निषेचन कैसा होता है, बाह्य होता है, ठीक है, निषेचन बाह्य होता है। समझ में आया? तो आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो अभी एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले भी देखा था, मेढक होता है, टोड होता है और सैलामेंडर होता है। मेढक, टोड, सैलामेंडर, हायला को नाम सुना आप लोगों ने, हायला को ट्री फ्रॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्री फ्रॉग कहते हैं। ये छोटा सा मेढक होता है जो पेड़ों की टहनियों पे क्या होता है, चढ़ जाता है या जंप करके उछल करके पहुंच जाता है, ठीक है। तो उभयचर में कौन आता है, मेढक, टोड, हायला, सैलामेंडर आदि, और भी बहुत सारे जंतु आते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ग समझ में आ गया। दूसरा वर्ग है सरीसृप, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा वर्ग सरीसृप। वर्ग सरीसृप, सरीसृप को रेप्टाइलिया कहा जाता है, ठीक है। सरीसृप वर्ग को क्या कहते हैं, रेप्टाइलिया कहते हैं। इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो सभी जंतु स्थल पे पाए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो जल में या ऊपर हवा में उड़ने वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः ये कैसे होते हैं, स्थलीय होते हैं, मुख्यतः स्थलीय होते हैं। और स्थल पर ये रेंगने वाले जीव होते हैं। कैसे, रेंगने वाले जंतु होते हैं। तो ये सभी जंतु कैसे हैं, रेंगने वाले जंतु होते हैं, ठीक है। इनकी त्वचा खुरदुरी होती है। इन जंतुओं की त्वचा कैसी होती है, खुरदुरी होती है, त्वचा खुरदुरी। और त्वचा पे स्केल्स क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। हॉर्नी का मतलब, ठीक है, कुछ नोकीले स्केल्स पाए जाते हैं जो बाह्य कंकाल का काम करते हैं। तो त्वचा पर क्या होते हैं, त्वचा पर हॉर्नी स्केल्स होते हैं जो बाह्य कंकाल का कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो क्रोकोडाइल मगरमच्छ आप लोगों ने देखा है, तो इसके बॉडी पे, ठीक है, इसके बॉडी पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए डायग्राम, देखिए। तो इसके बॉडी पे क्या होता है, इस तरह से स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको जो हार्नी होते हैं अर्थात नोकीले होते हैं। और ये क्या होते हैं, बाह्य कंकाल का कार्य करते हैं। इनको हम बाह्य कंकाल कहते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके जो पंजे होते हैं, जो हाथ और पैर हैं, ठीक है। तो हाथ और पैर में क्या होता है, 5-5, कितने, 5-5 पंजेदार अंगुलियां पाई जाती हैं। कितनी, 5। उपांग में 5-5 पंजेदार अंगुलियां पाई जाती हैं, ठीक है। और इनके जो पंजे होते हैं वो इस तरह से नुकीले या मुड़े हुए होते हैं, जो इनको रेंगने में या दीवारों पर चढ़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। तो
नखर पाए जाते हैं, इनके जो नाखून होते हैं ऐसे मुड़े हुए होते हैं, और इसी को हम कहते हैं 5 पंजेदार अंगुलियां। एक पंजे में कितनी होंगी उंगलियां? 5 होंगी, और पांचों के ऊपर क्या होगा? नाखून होंगे या नखर होंगे जो मुड़े हुए होते हैं, जो क्या करते हैं, उनको दीवार पे चढ़ने के लिए या रेंगने में या बिलों में जाने के लिए सहायता करते हैं। हृदय कैसा होता है? देखिए, इनका जो हृदय होता है वो अपूर्ण चौवेशमी होता है। ठीक है, अपूर्ण चौवेशमी। देखिए, आप लोग कहेंगे ये अपूर्ण क्या होता है सर? अपूर्ण चौवेशमी। अब देखिए, सामान्यतः हृदय में 2 प्रकार के कोष्ठक होते हैं, अलिंद और निलय। तो मेढक में हम लोगों ने देखा कि जो हृदय था उसमें कितने कोष्ठक थे? 3, 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ पे जो रेप्टाइलिया या सरीसृप समूह के वर्ग के जंतु होते हैं, इनमें जो नीचे वाला निलय वाला कोष्ठक होता है यह अपूर्ण रूप से विभाजित होता है। ठीक है, यह अपूर्ण रूप से विभाजित होता है इस प्रकार, इसलिए हम क्या कहते हैं? अपूर्ण चौवेशमी कहते हैं। ठीक है, तो जो सरीसृप के जंतु होते हैं उनमें हृदय कैसा होता है? अपूर्ण चौवेशमी होता है। लेकिन इसमें एक ऐसा समूह है क्रोकोडाइलिया। कौन सा समूह? क्रोकोडाइलिया। क्रोकोडाइलिया समूह। क्रोकोडाइलिया में कैसे जंतु आते हैं? जैसे घड़ियाल है, मगरमच्छ है, ठीक है, एलिगेटर है, ये सभी जंतु किस में आते हैं? क्रोकोडाइलिया समूह में आते हैं। और ये क्रोकोडाइलिया किस में आता है? सरीसृप में आता है। तो केवल क्रोकोडाइलिया समूह का जो जंतु होता है उसमें जो हृदय है वह कैसा हो जाता है? चौवेशमी होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो यह अपूर्ण विभाजन था यह कंप्लीट हो जाता है और हृदय कैसा हो जाता है? चौवेशमी हो जाता है। किसमें? क्रोकोडाइलिया समूह में। ठीक है, समझ में आया? ये सभी जंतु असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? असमतापी। कैसे जंतु हैं? असमतापी। असमतापी को कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। ये ऐसे जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के साथ घटता और बढ़ता रहता है। वातावरण का तापमान घट गया, इनके शरीर का तापमान भी घट जाता है। वातावरण का तापमान बढ़ गया तो इनके शरीर का तापमान भी क्या होगा? बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके शरीर का तापमान नियत नहीं रहता, बदलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? असमतापी कहते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। मेढक या उभयचर भी क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, समझ में आया? इनकी जो खोपड़ी होती है उनमें ऑक्सीपिटल की कंडाइल की संख्या 1 होती है। खोपड़ी या करोटी में ऑक्सीपिटल कंडाइल की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे ये सभी जो जंतु होते हैं इनकी खोपड़ी या करोटी कैसी होती है? मोनोकंडाइलिक। करोटी कैसी होती है? मोनोकंडाइलिक। मोनोकोंडाइलिक। ठीक है, अब आप लोग कंडाइल क्या है ये समझ सकते हैं क्योंकि इसको हम लोगों ने देख लिया। खोपड़ी में क्या होगा? केवल एक ही कंडाइल होगा, ऑक्सीपिटल कंडाइल होगा, जहाँ पे कशेरुकदंड क्या होता है? फिट होता है। ये कैसे होते हैं? मोनोकंडाइलिक होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये सभी जंतु अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो ये सभी अंडज होते हैं। क्या होते हैं? अंडज। अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं, या इंग्लिश में ओवीपैरस कहा जाता है। तो ये सभी ओवीपैरस होते हैं या अंडज होते हैं। इनका जो एग होता है या अंडा होता है एक मजबूत कैल्शियम कार्बोनेट के बने खोल के आवरण से ढका होता है। ठीक है, तो क्या होता है? अंडे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है। ठीक है, यहाँ पर जो निषेचन होता है, निषेचन इन जंतुओं में आंतरिक होता है। निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक। निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है, समझ में आया? ये सभी जंतु एक लिंगी होते हैं और निषेचन कैसा होगा? आंतरिक होता है।
ठीक है, समझ में आ गया ना। उदाहरण देखिए, उदाहरण अभी अभी हम लोगों ने बात किया, इसमें क्या आते हैं, घड़ियाल आते हैं, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, सांप, ठीक है, सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल, घड़ियाल जिसको कहते हैं, ठीक है, कछुआ, केचुआ नहीं कछुआ, ठीक है, जिसके ऊपर एक कड़ा सा खोल होता है, पानी में पाया जाता है, ठीक है। तो कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप, छिपकली, क्या, छिपकली, ये सभी जंतु किस वर्ग में आते हैं, सरीसृप वर्ग में आते हैं, रेप्टाइलिया में आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। वर्ग सरीसृप का प्रमुख लक्षण और इसके कुछ उदाहरण। तो अगला जो वर्ग है वो क्या है, पक्षी वर्ग, ठीक है। तो अगला वर्ग पक्षी है, तो इसको मिटा देते हैं, आगे नेक्स्ट देखते हैं। पक्षी वर्ग, पक्षी, इसे एव्स कहा जाता है, एव्स, ठीक है। देखिए ये सभी क्या होते हैं, पेड़ों पर, वृक्षों पर या घरों के ऊपर क्या करते हैं, घोंसला बना करके रहते हैं, और ये हवा में उड़ने वाले जंतु होते हैं। कैसे, हवा में उड़ने वाले जंतु होते हैं, और इनका जो अग्रपाद होता है, कौन सा पाद, अग्रपाद, ठीक है, आगे वाले जो पैर होते हैं, उपांग होते हैं, ठीक है, ये पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। किस में रूपांतरित होते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, मतलब पंखों में बदल जाते हैं। पंख को क्या कहते हैं, विंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, और ये पंख इनको हवा में उड़ने के लिए क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इन्हीं पंखों की सहायता से पक्षी क्या करते हैं, हवा में उड़ पाते हैं। अगर आपके पास भी पंख होता तो आप सभी लोग भी क्या करते हैं, हवा में उड़ पाते, ठीक है, लेकिन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एरोप्लेन में उड़ते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रमुख लक्षण क्या होगा। अग्रपाद क्या हो गए, पंखों में रूपांतरित हो गए। इनका जो जबड़ा होता है, जो मुख होता है, वह चोंच में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जबड़े क्या होते हैं, जबड़े चोंच में रूपांतरित, बीक बन जाता है इससे, या चोंच बन जाता है, चोंच में रूपांतरित, ठीक है। तो जबड़ा से क्या बन जाता है, चोंच बन जाता है, और चोंच को बीक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीक कहते हैं। और इस बीक के अंदर, चोंच के अंदर दांत नहीं पाया जाता, ठीक है। जबड़े क्या होते हैं, चोंच में बदल जाते हैं, और इनके चोंच में या बीक में दांत नहीं पाए जाते, ठीक है ना, समझ में आया। देखिए, क्योंकि जो पक्षी हैं ये हवा में उड़ते हैं, तो हवा में उड़ने के लिए अगर शरीर का वजन अधिक होगा तो हवा में उड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसके लिए शरीर का वजन कम होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, जो पक्षी होते हैं, पक्षियों की जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां या हड्डियां होती हैं, यह न्यूमेटिक होती हैं। कैसी होती हैं, न्यूमेटिक, अर्थात खोखली होती हैं। हड्डियां खोखली तथा मजबूत होती हैं। देखिए, खोखली तो ज़रूर है हड्डियां, लेकिन खोखली होने के बाद ये कमज़ोर नहीं है, खोखली और मजबूत होती हैं। तो इन हड्डियों में क्या होता है, हवा भरे रहता है, जिससे ये हल्का हो जाता है, और क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। तो जो मजबूत हैं, इन हड्डियों को हम कहते हैं न्यूमेटिक बोन, न्यूमेटिक बोन। तो ये जो खोखली, हल्की और मजबूत हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों को न्यूमेटिक बोन कहा जाता है। तो पक्षियों का बोन कैसा होता है, न्यूमेटिक होता है, या इनमें न्यूमेटिक बोन से कंकाल तंत्र बनता है। समझ में आया। दूसरा क्या
लक्षण है इनमें जिससे इनका वजन कम होता है। तो जो पक्षी होते हैं एक लिंगी होते हैं, नर और मादा दोनों, ठीक है। तो मादा में क्या होता है, अंडाशय आप जानते हैं जोड़ी में पाए जाते हैं। तो मादा में केवल बायां, ठीक है, केवल बायां अंडाशय सक्रिय होता है, केवल बायां अंडाशय सक्रिय होता है। जो दायां अंडाशय होता है वह अवशेषी हो जाता है, वह कार्य नहीं करता है। कार्य कौन करता है, बायां अंडाशय, क्योंकि निषेचन करने के लिए एक ही अंडाशय पर्याप्त हो सकता है, प्रजनन करने के लिए एक ही अंडाशय पर्याप्त है। इसलिए ये क्या करती हैं, इनके शरीर में रूपांतरण हो जाता है। जो दायां अंडाशय है वो अवशेषी हो जाता है, केवल बायां अंडाशय ही सक्रिय रहता है। समझ में आया, कौन सा अंडाशय, बायां अंडाशय सक्रिय रहता है। इनके शरीर पर छोटे छोटे पर उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, पर को क्या कहते हैं, फीदर उपस्थित होते हैं, फीदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जो बहुत छोटे छोटे पंख जैसे संरचना होते हैं, या इस तरह से फीदर, देखिए यहाँ से ऐसे छोटे छोटे हेयर्स निकले रहते हैं, तो ये क्या हो गया, फीदर। तो क्या होता है, शरीर पर फीदर उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे फीदर उपस्थित होते हैं। और जो त्वचा होती है, त्वचा में तेलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। त्वचा में कौन सी ग्लैंड होती हैं, तेलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। त्वचा में केवल, त्वचा में तेलीय ग्रंथियां, आयल ग्लैंड पाई जाती हैं, तेलीय ग्रंथियां। तो इसका क्या महत्व है, जो त्वचा है, त्वचा से तेल का श्रावण होगा या लिपिड का श्रावण होगा, ठीक है। तो ये पक्षी क्या करते हैं, चोंच के द्वारा वहाँ से ऑयल को अपने पंखों पे लगाते रहते हैं, जिसको ग्रूमिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इनका जो त्वचा होता है उस पर आप देखते हैं कि वो ऑयली होता है, और वो ऑयल क्या करते हैं ये लोग, पंखों पर लगाते रहते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो पंख है उस पर अगर बरसात हो गई तो पंख इनका भीगता नहीं है, पानी क्या होता है, नीचे चला जाता है या गिर जाता है। या एक बार भी ये धीरे से पंख अपना हिला देंगे तो सारा पंख क्या होगा, सूख जाएगा, सारा पानी गिर जाता है नीचे। तो त्वचा पे क्या होती हैं, तेलीय ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, जो इनको भीगने से, पंखों को भीगने से क्या करती हैं, बचाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर इनकी जो करोटी होती है, जो खोपड़ी होती है, करोटी मोनोकंडाइलिक होती है। करोटी कैसी होती है, मोनोकंडाइलिक, ठीक है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मोनोकंडाइलिक का मतलब क्या होता है। ऑक्सीपिटल कंडाइल की संख्या कितनी होगी, एक होती है, तो खोपड़ी में केवल एक ही ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है, खोपड़ी मोनोकंडाइलिक होती है। निषेचन, यहाँ पे निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। निषेचन कैसा होता है, आंतरिक। निषेचन आंतरिक होता है, ठीक है। और ये सभी कैसे होते हैं, अंडज होते हैं, ये सभी अंडे देने का कार्य करते हैं। तो जो पक्षी होते हैं ये अंडे देते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, खोल होता है, ठीक है। और पक्षियों की जो ग्रीवा होती है, जो गर्दन होती है, वह बहुत ही लचीली होती है। पक्षियों की जो ग्रीवा होती है बहुत लचीली होती है, ठीक है। और जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के जो शरीर का तापमान होता है वह नियत रहता है। तो जो पक्षी हैं ये कैसे होते हैं, समतापी होते हैं। कैसे होते हैं, समतापी होते हैं, अर्थात इनको वार्म ब्लडेड कहा जाता है, वार्म ब्लडेड। इनके शरीर का तापमान हमेशा नियत रहता है। अगर वातावरण का तापमान घटता है या बढ़ता है उससे प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपने शरीर के तापमान को नियत रखते हैं, ठीक है, एक निश्चित तापमान पर। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ये सभी समतापी होते हैं या वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका जो हृदय होता है, हृदय कैसा होता है, चौवेस्मी होता है। हृदय चौवेस्मी होता है, 4 कोष्ठक
होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल बहुत सारे पक्षी होंगे, जैसे तोता है, कौवा है, कबूतर है, गौरैया है, सभी क्या है, पक्षी हैं। ठीक है, और आप लोग चिकन खाते हैं, ठीक है, तो मुर्गा और मुर्गी वो भी कैसे हैं, पक्षी ही होते हैं, लेकिन वो कैसे हैं, फ्लाईलेस। ठीक है, कैसे, फ्लाईलेस बर्ड हैं। ठीक है, वो उड़ नहीं पाते, बहुत कम ही उड़ पाते हैं। और मोर, आप लोग जानते हैं मोर बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। ठीक है, तो पक्षी वर्ग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका प्रमुख लक्षण आप लोगों ने देखा। इसके बाद जो अंतिम वर्ग है वह क्या है, स्तनधारी या मैमेलिया, जिसमें मनुष्य आता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, मनुष्य का मतलब हम लोग आते हैं। तो अगला समूह, अगला वर्ग देखते हैं मैमेलिया। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं मैमेलिया। अगला वर्ग है मैमेलिया या स्तनधारी। स्तनधारी को मैमेलिया कहा जाता है। देखिए, अब इनका क्या प्रमुख लक्षण होता है। सबसे पहली बात तो ये करेंगे कि इनका नाम मैमेलिया क्यों है। इस वर्ग के जो जंतु होते हैं, इनमें क्या होता है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इसलिए इनको क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं, या इस संघ का नाम, इस वर्ग का नाम मैमेलिया है। ठीक है, तो इनमें क्या पाया जाता है, मैमरी ग्लैंड पाया जाता है। मैमरी ग्लैंड से क्या होता है, दूध का, इसमें दूध का निर्माण होता है, और ये अपने बच्चों को दूध पिलाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो जो स्तन ग्रंथियां हैं यह केवल मादा में सक्रिय होती हैं। किस में सक्रिय होती हैं, मादा में सक्रिय होती हैं, लेकिन नर में ये निष्क्रिय रहती हैं। ठीक है, तो स्तन ग्रंथियां केवल मादा में ही सक्रिय रहती हैं। समझ में आया ना, क्या पाया जाता है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, जिनमें दूध का निर्माण होता है, तो इसलिए ये दूध बच्चों को, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। त्वचा, इनके त्वचा में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं मैमल के। एक होता है स्वेद ग्रंथियां, ठीक है, और दूसरा होता है तेलीय ग्रंथियां। ठीक है, स्वेद का मतलब होता है पसीना, तो ये पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, जिससे क्या होता है, पसीने निकलते हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड। तेलीय ग्रंथियां, ऑयल ग्लैंड्स, इनसे क्या होता है, ऑयल का सिक्रीशन होता है या तेल का स्रावण होता है। तो त्वचा में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। शरीर के ऊपर बाल स्थित होते हैं। शरीर के ऊपर क्या होते हैं, बाल स्थित होते हैं, या आप कह सकते हैं त्वचा में बाल उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इन बालों का क्या कार्य है, ये बाल शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। तो शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, या हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सभी मैमल, चाहे कोई भी मैमल हो, कोई भी स्तनधारी हो, उसके पास क्या होता है, बाह्य जो कर्ण होते हैं, कान में तीन भाग होते हैं कर्ण में, एक बाह्य और एक मध्य और एक अंतः। ठीक है, तो जो बाह्य कर्ण होता है उसमें पिन्ना पाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो कार्टिलेज का बना हुआ है, यह पिन्ना होता है, इसको कहते हैं कर्ण पल्लव। तो सभी मैमल्स में या स्तनधारी में क्या पाए जाते हैं, कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। कर्ण पल्लव या पिन्ना, इसको क्या कहते हैं, पिन्ना उपस्थित। आप कोई भी जंतु पकड़ करके देख लीजिए, जो स्तनधारी होगा उसमें कर्ण पल्लव पाया जाएगा, पिन्ना पाया जाएगा। अगर उसमें कर्ण पल्लव नहीं है, इसका मतलब वह स्तनधारी नहीं है। तो स्तनधारियों को पहचानना बड़ा ही आसान है। आप पकड़ के देख लीजिए, उनके पास कर्ण पल्लव है, तो वह क्या होगा, स्तनधारी जंतु होगा। ठीक है, हृदय कैसा होता है, हृदय चौवेस्मी होता है। हृदय चौवेस्मी होता है, और यहाँ पर जो आरबीसी होता है यह केंद्रकहीन होता है। कैसा होता है, केंद्रकहीन होता है, अर्थात इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक
नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। ये सभी जंतु अपने शरीर का तापमान नियत रखते हैं। ये अपने शरीर का तापमान क्या करते हैं, नियत रखते हैं। वातावरण के तापमान के साथ इनके शरीर का तापमान बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर का तापमान कितना रहता है, मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे नियत रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसलिए इन सभी जंतुओं को क्या कहते हैं, समतापी कहते हैं। क्या कहते हैं, समतापी कहते हैं, अर्थात वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मनुष्य कैसा है, वार्म ब्लडेड है। ठीक है, वार्म ब्लडेड। ठीक है, तो समतापी है, इसके शरीर का तापमान नियत रहता है। ये सभी जंतु, यहाँ पे निषेचन कैसा होता है, निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन आंतरिक। लेकिन यहाँ पर ये सभी जरायुज होते हैं। कैसे होते हैं, जरायुज होते हैं, अर्थात इनको हम विविपैरस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, विविपैरस कहते हैं। अर्थात ये बच्चे देने वाले होते हैं और ये बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। इनका जो करोटी होगा, देखिए करोटी या खोपड़ी कैसी होती है, डाइकोंडाइलिक होती है, डाइकोंडाइलिक। समझ में आया। यहाँ पे कितने ऑक्सीपिटल होंगे, ऑक्सीपिटल कंडाइल। ऑक्सीपिटल हमारी खोपड़ी में ऑक्सीपिटल कंडाइल की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसलिए स्तनधारी या मनुष्य कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक होता है। ठीक है, एक बड़ा ही प्रमुख लक्षण है सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है, इसको ग्रीवा कशेरुका कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ग्रीवा कशेरुका। तो स्तनधारियों में जो ग्रीवा कशेरुका की संख्या होती है वो 7 होती है। जो गर्दन के भाग में पाए जाने वाली कशेरुकाएं होती हैं उनको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री या ग्रीवा कशेरुका। स्तनधारी में ग्रीवा कशेरुका की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये प्रमुख लक्षण होते हैं स्तनधारियों के। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मनुष्य स्तनधारी होता है, व्हेल, ठीक है, व्हेल मछली नहीं है, यह क्या है, एक स्तनधारी है। डॉल्फिन, डॉल्फिन भी मछली नहीं है, यह एक स्तनधारी होती है। कंगारू, ठीक है। प्लेटिपस, प्लेटिपस, चींटीखोर या जिसको एकिडना कहते हैं, प्लेटिपस एकिडना, ठीक है, प्लेटिपस और एकिडना। देखिए ये दोनों ऐसे जंतु हैं, प्लेटिपस और एकिडना। कौन, प्लेटिपस और एकिडना। इनके शरीर में स्तन ग्रंथियां तो पाई जाती हैं, ठीक है, मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं जिनमें दूध का निर्माण होता है, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, अंडे देने का कार्य करते हैं। तो ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, स्तन ग्रंथियां या मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं। तो इनमें दोनों लक्षण है, एक सरीसृप का लक्षण है और एक किसका लक्षण है, स्तनधारी का लक्षण है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं, सरीसृप और स्तनधारी के बीच के क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक होते हैं, संयोजक कड़ी होते हैं, क्योंकि दोनों लक्षण पाया जाता है। ठीक है, अंडे देंगे, फिर अंडे से जो बच्चे निकलेंगे उनको दूध पिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, डकबिल, प्लेटिपस, एकिडना। ठीक है, तो स्तनधारी वर्ग भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब क्या करेंगे, नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।